हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारण, जनरल साइंस, और उसी में आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम एक नए टॉपिक पे, और उसी टॉपिक का नाम कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। क्या होता है कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, उसी पे चर्चा करेंगे। उसी की एक एक बातों पे हम अध्ययन करेंगे कि क्या होता है स्केलेटन सिस्टम, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कैसे हमारे काम आता है स्केलेटन सिस्टम। तो आप सभी एक बार जल्दी से क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी सगे साथियों के साथ इसको शेयर कर दें, और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंकाल तंत्र होता क्या है, क्या किसे कहते हैं कंकाल तंत्र। तो ध्यान दीजिए कि किसी भी जीव के अंदर पाए जाने वाला वो तंत्र, कोई भी एनिमल जीव है उसमें पाए जाने वाला वो तंत्र जो उस जीव को सीधा खड़ा रखे या उसके गमन यानी चलने में सहायता करता है, क्या कहलाता है कंकाल तंत्र। तो सिर्फ ये नहीं कहना कि हड्डियां कंकाल होती है। कंकाल तंत्र यानी वो तंत्र जो किसी जीव को सीधा खड़ा रखे तथा उसे लोकोमोशन यानी गमन में जो सहायता करे, वो कंकाल तंत्र कहलाता है, स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। तो कंकाल तंत्र के लिए क्या कहेंगे कि किसी भी सजीव को सीधा खड़ा रखने तथा गमन में जो सहायता करता है, क्या कहलाता है कंकाल तंत्र। डेफिनेशन सिर्फ याद रखनी है, हमने याद रखना है कि सिर्फ हड्डियां कंकाल तंत्र नहीं होती, उस सिस्टम को कंकाल तंत्र कहा जाता है, स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है, जिसके तहत हम सीधे खड़े रह सकते हैं और या गमन कर सकते हैं, चल सकते हैं। वही क्या कहलाता है कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। इसी कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमें स्टडी करनी पड़ती है अस्थि व उपास्थि की। किसकी? अस्थि व उपास्थि, बोन्स एंड कार्टिलेज। अस्थि व उपास्थि, अस्थियां यानी बोन्स, कार्टिलेज यानी उपास्थि। तो बोन्स और कार्टिलेज की स्टडी करनी पड़ती है। अस्थियां कठोर होती है, उपास्थियां लचीली होती है। उपास्थियां भी हड्डियों जैसी संरचना होती हैं, बट ये लचीली होती है। इनके अंदर जो फाइबर इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, यानी वो लचीली होती है। हम हड्डियों पे मेन स्टडी करनी है कि अस्थियां। आपसे तो पूछा जाए अस्थि यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थि यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्थियों के अध्ययन को या हड्डियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? और पहला ऑप्शन मिलता है हमें ऑर्थोलॉजी, और हम उसी को सही कर देते हैं। अरे ऑर्थोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स तो वो डॉक्टर होता है जो हड्डियों को सही करता है या उसको ऑपरेट करता है, लेकिन बोन्स जो हड्डियां अस्थियां उनकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारे लिए। कंफ्यूजन है कि अस्थि या हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाएगा? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों यानी अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान देना, कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कंकाल तंत्र जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। आउटर स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन, दो प्रकार का। एक होता है बाह्य कंकाल।
बाह्य कंकाल आउटर स्केलेटन, और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल, बाह्य यानी आउटर स्केलेटन, आंतरिक कंकाल यानी इंटरनल स्केलेटन। दो प्रकार का कंकाल। अगर बाह्य कंकाल में देखा जाए तो बाह्य कंकाल की उत्पत्ति, बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति होती है वो होती है एक्टोड्रम से। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोड्रम से। तो आंतरिक कंकाल की उत्पत्ति कहां से होगी? आंतरिक कंकाल की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मीजोड्रम से। कहां से होगी? मीजोड्रम। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति एक्टोड्रम से, आंतरिक कंकाल की उत्पत्ति मीजोड्रम से। बाह्य कंकाल मार्त प्रकार का होता है। कैसा होता है? मार्त प्रकार का, यानी इसमें जो सेल्स होती है या जो भी सब्सटेंस होते हैं वो डेथ टाइप के होते हैं, यानी मर्त प्रकार के होते हैं। जबकि जो आंतरिक कंकाल होता है ये जीवित प्रकार का होता है। कैसा होता है? जीवित। ये कैसा होता है? जीवित। आउटर स्केलेटन मरा हुआ और आंतरिक इंटरनल स्केलेटन जीवित प्रकार का होता है। अगर बाह्य कंकाल के अंतर्गत एग्जाम्पल देखे जाएं कि एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो एग्जाम्पल में ध्यान देना। एग्जाम्पल में आते हैं सींग, जो मवेशियों के सींग होते हैं। मवेशी पशुओं के पाए जाते हैं खुर। मनुष्य के पाए जाने वाले नाखून, नेल्स, और मनुष्य के पाए जाने वाले बाल। तो जो सींग होते हैं, खुर होते हैं, नाखून होते हैं, बाल होते हैं, ये किस में आएंगे? सारे के सारे आउटर स्केलेटन में। किस में आएंगे? आउटर स्केलेटन बाह्य कंकाल के अंतर्गत। बाह्य कंकाल में सींग आएंगे, खुर आएंगे, नाखून आएंगे, बाल आएंगे। ये सब बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं। आंतरिक कंकाल के अंदर एग्जाम्पल, इंटरनल स्केलेटन में अस्थि व उपास्थि। कौन सी? अस्थि व उपास्थि। तो इंटरनल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से आते हैं? अस्थियां व उपास्थियां आती हैं। बोन्स एंड कार्टिलेज आएंगे। जबकि आंतरिक कंकाल के अंतर्गत तो अस्थि व उपास्थि, और बाह्य कंकाल में सींग, खुर, बाल, नाखून। जरा लॉजिकली सोच के देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखिए। सींग, खुर, नाखून, बाल, इनको जब कट करते हैं तो हमें कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कैसे होते हैं? मार्त प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? मार्त प्रकार के होते हैं। इसी कारण से इनको कटने पे कोई दर्द है नहीं। हड्डियां या उपास्थियां टूटे, अस्थि या उपास्थि टूटे, इनको कट करें, बड़ा पेन होता है, दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग टाइप्स के होते हैं। ये जीवित प्रकार की है। लिविंग, जीवित है तो हमें दर्द होगा ही होगा, क्योंकि लिविंग यानी जीवित है तो इनमें क्या होगा? दर्द होगा ही होगा। तो ये हमें दो प्रकार का स्केलेटन सिस्टम, एक बाह्य कंकाल और एक कौन सा? आंतरिक कंकाल। तो ये चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करके ध्यान से पढ़ना है हमने इनको। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? ओस्टियोलॉजी। फिर सुनिए, कंकाल तंत्र में हमने अध्ययन करना है मेनली किसका? अस्थि। अस्थि को ही कहते हैं हड्डियां, बोन्स। हड्डियां यानी बोन्स। हड्डियों के अध्ययन को बताया था, क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी। गलत मत करना। बोन्स जो हड्डियां होती हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑर्थोलॉजी या ऑर्थोपेडिक्स मत कर देना। वो डॉक्टर होते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट या ऑर्थोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स। लेकिन जो हम इस सेल की, इस बोन्स की जो स्टडी करते हैं, जो अस्थि होती है इनकी स्टडी करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अस्थि। इसी के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी।
ध्यान देना, इसी अस्थि पे, हड्डियों पे अगर अस्थि की संख्या, हड्डियों की संख्या पूछी जाए, अस्थि यानी हड्डियों की संख्या, तो अस्थि हड्डियों की संख्या अलग अलग समय में अलग अलग, अस्थि यानी हड्डियों की संख्या पूछी जाए, तो अगर यही पूछ ली जाए नवजात शिशु में, इसमें पूछी जाए नवजात शिशु में, नवजात शिशु में अगर हमसे हड्डियों की संख्या पूछी जाए कि बॉन्ड्स का हमें नंबर पूछा जाए कितनी होगी इसमें नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 306। किसमें? नवजात शिशु में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 206 होती है, 306 सॉरी, कितना? 306। जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम उसमें बॉन्ड्स का नंबर कितना? 306, 306 हड्डियां हैं। लेकिन यही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, इसी की संख्या अगर हमें बाल्यावस्था में पूछी जाए, बाल्यावस्था जब खेलने कूदने की अवस्था थी, तो बाल्यावस्था में अगर हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो ये हो जाती है 217 होती है। कितनी? 217 हड्डियां होती है। कब? बाल्यावस्था में, जब वो बच्चा बालक की अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। और अगर यही संख्या हमें वयस्क में पूछा जाए, एडल्ट के अंदर, किसमें पूछा जाए? वयस्क यानी एडल्ट के अंदर हमारे अंदर अगर हड्डियों की संख्या पूछी जाए, आज के टाइम हमारे अंदर जो जिस एज के अंदर हम हैं, इस समय हमारे अंदर हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ बॉन्ड्स का नंबर हो जाता है 206। कितना? 20। सोचिए, समझिए, दिमाग को दौड़ाइए। जब जन्म हुआ 306 बॉन्ड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में 206 बॉन्ड्स, 100 बॉन्ड कहाँ चली गई? 100 हड्डियां कहाँ चली गई? कौन चुरा के लेके गया? जब जन्म हुआ 306 हड्डियां, आज के टाइम में 206 हड्डियां, 100 हड्डियां कहां चली गई? जरा लॉजिकली सोचिए, क्या कोई चुरा के लेके गया? हमारे अंदर से कोई चुरा के लेके गया क्या 100 हड्डियां? नहीं, कोई चुरा के नहीं। जो छोटी छोटी बॉन्ड्स थी, हड्डियां थी, वही आपस में अटैच होकर जुड़ के एक बड़ी लार्ज बॉन्ड का निर्माण, छोटी छोटी हड्डियां जुड़ के एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर देती हैं। यानी जो कई हड्डियां थी वो जुड़ के अब प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई? एक हड्डी का निर्माण कर दिया। जो छोटे समय में हमारे अंदर मान लो ऐसी बॉन्ड्स है, ये कई बॉन्ड्स थी, प्रेजेंट टाइम में यही बॉन्ड मिलके और एक बड़ी बॉन्ड का निर्माण कर दें, तो जो इतनी सारी बॉन्ड है प्रेजेंट टाइम में वो कितनी बॉन्ड का रूप धारण कर लिया? एक बॉन्ड्स का। तो कोई बॉन्ड चुरा के नहीं लेके गया। जो 206 हड्डियां हैं, जो 306 थी वो जुड़ के क्या बन गई? 206। यानी कुछ हड्डियां जुड़ के और कई हड्डियों से एक हड्डी का निर्माण हो गया। तो हमें तो मेन है जो स्टडी करनी है वो कितने पे? 206 हड्डियों पे करनी है। कितने पे? 200। तो ध्यान देना, हड्डियों की संख्या कितनी? 206। इन्हीं 206 पे अध्ययन करना है हमने कि 206 बॉन्ड्स हड्डियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है, उसी पे स्टडी करनी है। इन 206 हड्डियों को हमने कंकाल तंत्र में 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 206 हड्डियों को कंकाल तंत्र में कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। एक अक्षीय कंकाल होता है, कौन सा? एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। और अक्षीय कंकाल में हड्डियों का नंबर होता है 80 यानी 80। अक्षीय कंकाल में हमसे पूछा जाए जो मेन एक्सिस का फॉर्मेशन करता है वो अक्षीय कंकाल कहलाएगी। जो मेन एक्सिस का फॉर्मेशन करेगी वो कौन सा कहलाएगा? अक्षीय कंकाल। और अक्षीय कंकाल में हड्डियों का नंबर कितना? 80 यानी 80 होता है। कितना होता है? 80 यानी 80। दूसरा होता है अनुबंधी या उपांगीय। अनुबंधी या इसे ही कहते हैं उपांगीय। अनुबंधी या उपांगीय कंकाल
और इसमें हड्डियों की संख्या होती है 126, जो पीछे रह गई वो किस में आएगी, 126 हड्डियों के अंदर। किस में आएगी, 100। तो सुनिए, हमारे अंदर जो पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक जो मेन एक्सिस का फॉर्मेशन करता है, जो मेन अक्ष का निर्माण करता है, वो अक्षीय कंकाल कहलाएगा। जो इसी के साथ जुड़े हुए भाग होंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल कहलाता है। मेन अक्ष के साथ जो साइड के पार्ट ये जुड़े होते हैं, हाथ, पैर, शोल्डर, और ये जो हमारा पेल्विक ग्रिडल, ये कौन सा सारा का सारा भाग कौन सा बनाता है, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मेन अक्ष से जो पार्ट जुड़े होंगे वो कौन से कहलाएंगे, अनुबंधी कंकाल कहलाएंगे। उपांगीय कंकाल, अक्षीय कंकाल जो मेन एक्सिस का फॉर्मेशन करता है उसमें कितनी हड्डियां होती है, 80। तो बाकी जो 126 हड्डियां रहेगी वो किस में आएगी, अनुबंधी कंकाल में आएगी। किस में आएगी, अनुबंधी। तो अपने आप देखो, अक्षीय कंकाल में पूछा जाए तो ऐसे अक्षीय, ऐसे 80 हड्डी होती है। क्या, ऐसे अक्षीय, ऐसे 80 हड्डी होती है किसके अंदर, अनुबंधी मेन अक्षीय कंकाल में। जो मेन एक्सियल स्केलेटन है, अक्षीय कंकाल है, उसके अंदर नंबर कितना होता है बोन्स का, 80 यानी 80 होगा। कितना होगा, 80 यानी 80। तो पीछे जो रह गई वो कौन सी होगी, अनुबंधी, और उसमें बोन्स का नंबर कितना होगा, 126, 126 हड्डियां होगी। तो पहले हमें अगर इस तरीके से डिवाइडेशन अगर पता चल जाएगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कि अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां, अनुबंधी कंकाल में 126, फिर डिवाइडेशन आगे करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान। फिर कह रहा हूं, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ये ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन हमें यही ध्यान होना चाहिए कि जो कंकाल तंत्र होता है वो होता क्या है। तो कंकाल तंत्र के लिए क्या कहेंगे कि किसी भी जंतु के शरीर में, एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाने वाला वो तंत्र जो उस जंतु को, उस जीव को सीधा खड़ा रखे या उसे गमन में जो सहायता करे, या तो उसे सीधा खड़ा रखे या उसके गमन में जो सहायता करे, वो कौन सा कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमें अस्थि व उपास्थियों का अध्ययन करना होता है, यानी हड्डियां और कार्टिलेज, उपास्थि। फिर कह रहा हूं उपास्थि लचीली होती है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, ये जो बाह्य कर्ण पल्लव या पिन्ना होते हैं, ये जो यहां पे हमें दिखाई देती है, लगती है ऐसे मुझे, देखो इसको मैंने ऐसे किया, अगर ये हड्डी होती तो टूट जाती। क्या होती, टूट, लेकिन हड्डी नहीं है, ये क्या है, उपास्थि। इसी कारण से देखो लचीली होती है, उपास्थियां कैसी होती है, लचीली। इसी कारण से इनको अगर हमने तोड़ मरोड़ने की कोशिश की तो भी ये टूटती नहीं है जल्दी से, क्योंकि ये कैसी होती है, लचीली। हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था कि जो हमारे श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वास नाल जो होती है, उसी में भी सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र में पढ़ा है हमने ये चीज कि जो श्वास नाल होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, इसी के अंदर सी आकार के उपास्थि यानी कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के उपास्थि के छल्ले जो कि श्वास नाल को पिचकने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है। ये जो नेजल टिप होती है, यहाँ पे भी बोन्स, हड्डी नहीं होती, उपास्थि होती है, हड्डी जैसी संरचना होती है। इसी कारण से इसको ऐसे से कर लो, ये जल्दी से टूटती नहीं है, क्योंकि उपास्थि कैसी होती है, लचीली होती है। जबकि अस्थि जो हड्डियां होती है, बोन्स जो होती है, ये हमेशा कठोर होती है। हड्डियां ऐसे लचीली नहीं होती, हड्डी को अगर हमने मोड़ने की ऐसी कोशिश की तो वो टूट जाएगी, उपास्थि नहीं टूटेगी। हड्डियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। हमने कंकाल तंत्र दो प्रकार का पाया जाता है, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत अगर इसकी उत्पत्ति पूछी जाए कि बाह्य कंकाल की उत्पत्ति कहां से होती है, तो बाह्य कंकाल की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। कहां से, एक्टोडर्म से। अगर आंतरिक कंकाल की उत्पत्ति पूछी जाए तो मीजोड्रम से होती है। कहां से उत्पत्ति होगी, मीजोड्रम से होती है।
मध्यस्थ चरम से होती है। बाह्य कंकाल मर्त प्रकार का होता है, जबकि आंतरिक कंकाल जीवित प्रकार का होता है। बाह्य कंकाल को देखा जाए एग्जाम्पल आते हैं नाखून, इसके अलावा बाल, सींग, खुर, ये बाह्य कंकाल के हैं। आंतरिक कंकाल में देखा जाए तो अस्थि व उपास्थि आती है। फिर हड्डियों की संख्या देखी जाए तो अलग अलग टाइम पे हड्डियों की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछी जाए 306 कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 306। जब उसकी खेलने कूदने की बाल्यावस्था आती है, लगभग 6 to 12 ईयर मानी जाती है, 6 से 12 साल की अवस्था बाल्यावस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था में उसकी हड्डियों की संख्या रह जाती है 270, कितनी, 270, 270। और जब वयस्क हो जाता है, वो एडल्ट हो जाता है, तो वयस्क अवस्था में एडल्ट के अंदर उसके अंदर बोन्स का नंबर कितना रहता है, 206, 206। ये 100 हड्डियां कोई चुरा के नहीं लेके गया। जो छोटी छोटी हड्डियां होती है वही जुड़ के एक बड़ी हड्डी का निर्माण करते हैं। ये छोटी छोटी हड्डियां थी, आपस में जुड़ के एक बड़ी हड्डी का निर्माण करते हैं। पहले ये 4 हड्डियां काउंट की जा रही थी, अब अगर ये जुड़ जाती है तो ये एक ही हड्डी का रूप धारण कर लेती है। जो 4 हड्डियां थी अब उन्होंने एक हड्डी का रूप धारण कर लिया, तो बोन्स तो उतनी थी लेकिन आपस में वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नंबर कम हो गया। फिर जो 206 हड्डियां, इन्हीं को हमने क्लासिफाइड करना होता है। हमें जो कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियों का अध्ययन करना पड़ता है, 206। और 206 में हमने कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 2। एक कौन सा, अक्षीय कंकाल, जो मेन एक्सिस का निर्माण करता है वो अक्षीय कंकाल कहलाए। दूसरा अनुबंधी या उपांगीय कंकाल होगा, जो मेन एक्सिस के साथ जुड़ा होगा वो कौन सा कहलाएगा, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में अगर हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, 80 यानी 80 होती है। ऐसे अक्षीय कंकाल, ऐसे 80 हड्डियां होती हैं। तो अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी, 80। तो फिर 206 में से 80 अगर अक्षीय कंकाल में चली गई तो पीछे अनुबंधी कंकाल में कितनी हड्डियां रहेगी, तो 126 हड्डी। कितनी रहेगी, 126। तो ये बोन का क्लासिफिकेशन हमने अक्षीय और अनुबंधी कंकाल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम अक्षीय कंकाल के अंदर ये बोन्स की होती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट होगी, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक एक बोन पे स्टडी करेंगे और उसके बाद में अनुबंधी या उपांगीय कंकाल पे अध्ययन करेंगे। तो आप सभी एक बार फिर से वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे संभव अकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।